चलिए, लास्ट वीडियो में मानवेंद्र शाह को पूरा कर गया था और मैंने कहा था कि अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टिहरी का प्रशासन। तो आप आ जाइए प्रशासन पे। चलिए देखिए, टिहरी प्रशासन की जिक्र करता हूं तो गढ़ नरेश सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति, सर्वोच्च पदाधिकारी जो था वो गढ़ नरेश होता था। और वो शासन निरंकुश नहीं होते थे गढ़ नरेश ना, आप निरंकुश कहें तो ठीक नहीं होगा। शासन मंत्रिमंडल के परामर्श से करता था। और प्रमुख मंत्रियों को देख लेते हैं फटाफट। मुख्तार जो है सबसे बड़ा मंत्री, प्रमुख पद यही होता था मुख्तार, ठीक बात है। उसके बाद वजीर होता था, वजीर राजा के बाद सर्वोच्च पद, इसे मुख्यमंत्री भी कहते थे, ठीक होगी बात। और उसके बाद मैं आता हूं दफ्तरी पे। तो दफ्तरी क्या करता था? राजस्व विभाग का प्रमुख होता था दफ्तरी, राजकीय कार्य का महानिदेशक होता था। सारे राजा जितने भी आदेश जनता के लिए जारी करता था वो दफ्तरी के माध्यम से ही जारी होते थे। एक एक पद को आराम से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। दीवान का काम आर्थिक काम होगा, आय व्यय का प्रमुख अधिकारी था। बख्शी सेना का वेतन अधिकारी हुआ करता था। चलिए उसके बाद बात करूं वकील की, तो अन्य राज्यों से जो वार्ता करने वाला प्रमुख अधिकारी था वकील था। टिहरी रियासत में पुरिया नेथानी नाम के वकील एक बहुत फेमस होंगे, आगे मैं इनके बारे में भी बता दूंगा। गोलदार राजधानी की सुरक्षा करने वाले अधिकारी को गोलदार कहते थे। याद रखिएगा, कोई पेपर में जरूर आएगा ये गोलदार। भारतीय इतिहास में भी एक गोलदार का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप यहाँ देख लीजिए। राजधानी की सुरक्षा करने वाला अधिकारी गोलदार। एक बार मैं दोबारा देख देता हूँ। मुख्तार प्रमुख मंत्री था, वजीर राजा के बाद सर्वोच्च पद था, इसे मुख्यमंत्री भी कहते थे। दफ्तरी का काम क्या था? राजकीय आदेश कौन जारी करता था? दफ्तरी करता था। राजकीय कार्यालयों का महानिदेशक होता था। दीवान आय व्यय देखने वाला था। बख्शी सेना का वेतन अधिकारी था। वकील अन्य राज्यों से जो बातचीत होती थी वकील के माध्यम से होती थी। और गोलदार राजधानी की सुरक्षा करने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा राज्य परगने में बटा होता था। देखिए मैं आपको बताऊं, टिहरी रियासत के प्रशासन में आप दो चीज देखेंगे हमेशा, कई बार ना दो बार आ जाएगा। ऐसा पता है क्यों होगा? एक तो 1815 से पहले वाला जो प्रशासन है वहां पर ना हमें राज्य के बाद सीधे परगने मिलते हैं, और जब सुदर्शन शाह स्थापित करेंगे प्रशासन तो उसमें कुछ चेंज मिलेगा। मैं आपको दोनों डिस्कस कर दूंगा, यहाँ पे मैंने दोनों को कलेक्ट किया हुआ है। तो राज्य परगनों में बटा होता था, बिल्कुल ठीक बात है। फौजदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। फौजदार क्या करता था? फौजदार सैनिक प्रशासन दिखता था परगने में। तो और थोकदार क्या करता था? थोकदार आर्थिक काम करता था। तो परगने के दो अधिकारियों को आप याद कर लीजिए, एक है थोकदार और दूसरा है फौजदार। थोकदार करेगा राजस्व अधिकारी, राजस्व कार्य करेगा, और फौजदार जो है सैनिक प्रशासन करेगा। थोकदार को क्या कहते हैं? सियाणा, कमीन, गुदेरे भी कहा जाता है। उसके बाद नेगीचारी व्यवस्था क्या है? देखिए, नेगी एक अनुवांशिक अधिकारी होंगे उत्तराखंड के प्रशासन में। तो नेगियों को राजस्व का एक हिस्सा मिलता था, उस व्यवस्था को नेगीचारी व्यवस्था कहते हैं। चलिए, चंड या चनू क्या होते थे? संदेश वाहक होते थे जो संदेश लेकर जाते थे। अच्छा है, याद करना चाहिए। रोत, अब देख लीजिए रोत क्या है? वह जमीन होती थी जो सैनिकों को दी जाती थी। एक तरीके से आप शब्दावली है, आगे भी आएगी ये। रोत कौन सी जमीन है? जो सैनिकों को रोब दिखाने वाले आदमी, कौन है रोब दिखाने वाले आदमी? सैनिक हैं, तो उनको जो जमीन मिली है वो रोत है। जेठुली, पता जेठ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो जेठुली, इसमें हिस्से बंटवारा करते समय बड़े भाई को ज्यादा हिस्सा देंगे, उसे जेठुली प्रथा कहा है। चौपदार चांदी का दंड लेकर चलने वाले आदमी को चौपदार कहते थे। आपने फिल्म देखी होगी बाहुबली, उसमें कटप्पा लेके चलता है चांदी का डंडा, ठीक है। चौपदार व्यक्ति उसी तरह का कुछ रहा होगा संभवतः। नेक्स्ट चलता हूं, कह रहा भूमि। अब यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, आप आराम से देख लीजिएगा, मैं समझा देता हूं। देखिए, भूमि तीन तरह की भूमि बताई गई। एक तो है संकल्प, जो ब्राह्मणों को दी जाती थी ना, जो आपसे पूजा पाठ कराएगा, संकल्प कराएगा, विद्वान ब्राह्मणों को दी गई भूमि संकल्प है। रोत आ गई, देखिए वीर सैनिकों को जो रोब दिखाएगा वो रोत कहलाएगी। और जागीर राज्य अधिकारियों को जो जमीन बांटी जाती थी उसे जागीर कहते थे। ठीक हो गई बात, आप देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद कौन कौन से व्यक्ति होते थे पद देख लीजिए। एक थातवान पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, एपीएस के परीक्षा में आया शायद,
थातवान। वह व्यक्ति जिसे राज्य भूमि देता था उसे क्या कहते थे? थातवान, या जमींदार कह दूं मैं, जागीरदार। थात का मतलब हो गया जमीन। आ पर्सन हैविंग जमीन एंड लैंड दैट इज कॉल्ड थातवान। ठीक बात है। तो थातवान जमीन रखने वाला जिसे राज्य सरकार से जमीन प्राप्त हुई है। खायकर, अब थातवान खुद तो खेती नहीं करेगा, तो थातवान को जो जमीन मिली है ना, वहां पर पहले से ही कोई किसान बसे हुए हैं, तो उन किसानों को क्या करेंगे? खायकर कहेंगे। मान लीजिए आप किसी राजा के अधीन आपको जमीन मिल गई, आपको भगवानपुर की जमीन मिल गई, या किसी और क्षेत्र की टिहरी में जमीन मिली, वहां पर पहले से ही कोई लोग रह रहे होंगे, तो वो आपके क्या हो जाएंगे? आप उस जमीन के थातवान, और वो जो खेती कर रहे हैं उस क्षेत्र के वो हो गए खायकर। ठीक है, लिखा हुआ थातवान की भूमि पर जो पहले से ही बसे पड़े किसान हैं, जो थातवान को कर देते हैं, उन्हें खायकर कहते हैं। थातवान को जब तक कर मिलता रहता है ना, खायकर को थातवान हटा नहीं सकता है। ठीक है, खायकर को ऐसे नहीं हटा सकता है। फिर थातवान क्या करता था? खाली भूमि पर बाहर से लोगों को लाकर बसा देता था, तो उन्हें क्या कहते थे? कैनी कहते थे। लिखा हुआ है थातवान जिन परिवारों को भूमि पर बसाता था उन्हें कैनी कहता था। आपकी कुछ जमीन पर तो कुछ लोग बसे हुए हैं, उन्हें खायकर बोलेंगे आप, और जो जमीन खाली है वहां पर लाकर आपने किसी को बसा दिया तो उन्हें कैनी बोलेंगे। फिर सिरतान, फिर कुछ लोगों को टेम्परेरी ला करके आप बैठा अपनी जमीन में बसाते थे। ठीक है, और वो ऐसे कृषक क्या कहलाते थे? सिरतान। लेकिन आप इन्हें सिरतान को जब चाहे हटा सकते थे। ठीक बात है, तो इन्हें बसाते थे। सिरतान का मैं अभी आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, तो मैंने आपको थातवान, खायकर, कैनी और सिरतान चारों को डिस्कस कर दिया। मेरे ख्याल से आपको समझ गए होंगे। ये 4 तरह के लोग हैं जो जमीन पर बसे हुए हैं, और 3 तरह की जमीन है, संकल्प है, रोत है और जागीर है। अधेल ऐसी भूमि होती थी जिस पर आधा भाग कर के रूप में लिया जाता है, उसे अधेल कह देंगे। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए, कह रहा सिरती क्या है? देखिए, सिरती अभी सिरतान बताया, सिरतान लोग जो है कर देते थे राज्य को, तो वो सिरती कहलाता था। सामान्य थे ना, नगद कर को सिरती कहा जाता है। ठीक है बात, तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलता हूं। कह रहा टिहरी नरेश का प्रशासन, मैंने हेडिंग डलवा दिया, इसलिए कुछ चेंजेस हैं वो देख लेते हैं। सर्वोच्च पद राजा का होता था। दीवान, वजीर टिहरी राजा में सर्वोच्च अधिकारी होते थे। ठीक है, भूमि कर कितना लेते थे टिहरी के नरेश? 7/8 लिया जाता था, जिसे क्या कहते थे? मामला या रकम कहते थे। मैंने आपको बताया ना, 2 सेक्शन में मैंने तोड़ दिया है कि टिहरी नरेश के प्रशासन में कुछ अलग शब्दावली सी मिलती है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे मामला या रकम शब्द मिला। कितना लिखा हुआ? 7/8 भाग लिया जाता था। अब आसामी शब्द भी मिलता है टिहरी नरेश के प्रशासन में, मैं उसे डिस्कस कर देता हूँ। चलिए, जो व्यक्ति किसी दूसरे की भूमि में कृषि करता है उसे आसामी कहते हैं। समझ गए आप? मान लीजिए आप एक जमींदार है, आपकी जमीन में खेती करने वाला व्यक्ति क्या है? आसामी है। अब 3 तरह के आसामी होते थे। पहला होता था मोरूसीदार। बहुत आराम से समझिएगा, मोरूसीदार ये राजा के अधीन, यानी कि टिहरी का नरेश है, मान लो सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह की जमीन है, सुदर्शन शाह की जमीन में कोई खेती करने आ गया, तो वो सुदर्शन शाह का क्या हुआ? मोरूसीदार हुआ। मोरूसीदार वो व्यक्ति जो राजा की जमीन में काम करता है और बिना किसी मध्यस्थ के, कोई बिचौलिया नहीं है, सीधा राजा के ही खाते में पैसे जमा करता है, तो वो क्या है? मोरूसीदार है, यानी राजा से जमीन प्राप्त करी। फिर है खायकर। देखिए यहाँ पे मोरूसीदार के अधीन, तो आप वहां पे जब मैंने पीछे मैंने आपको थातवान पढ़ाया, आप थातवान की तुलना मोरूसीदार से कर सकते हैं, एक ही बात है। थातवान भी वो था, इसे राज्य की तरफ से जमीन मिलती थी, यहां पर उसे क्या बोल रहे हैं? मोरूसीदार बोल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। फिर मैंने कहा था वहां पे थातवान के अधीन खायकर थे, यहाँ पर मोरूसीदार के अधीन खायकर हैं, तो खायकर क्या? मोरूसीदार के अधीन काम करते थे और मोरूसीदार को कर देते थे। फिर सिरतान ये मोरूसीदार और खायकर दोनों को नगद कर देते थे। अभी आए थे ना सिरतान, मैंने आपको बता दिया। तो 3 तरह के आसामी बोल रहे हैं। आसामी का मतलब है ऐसे लोग जो आपकी जमीन में आएंगे और आपको कमा कर देंगे, वो आसामी है। मोरूसीदार सीधा राज्य के अधीन, मोरूसीदार के अधीन हो गए खायकर, और खायकर के अंडर हो गए सिरतान। ठीक है, ये क्रम हो गया। चलिए, अब टिहरी राज्य ने, वहां पे मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा राज्य परगने में बटा हुआ था। अब टिहरी रियासत जब हम पढ़ते हैं तो सुदर्शन शाह ने क्या किया? सुदर्शन शाह ने संपूर्ण राज्य को 4 ठाणों में बांटा था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वहां का प्रशासक ठाणेदार या थानेदार कहलाता था, याद रखिएगा। आपसे पूछिए टिहरी रियासत को कितने ठाणों में बांटा हुआ था? 4 में। किसने बांटा था? सुदर्शन शाह ने बांटा था। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। गढ़वाल सेना विभिन्न बटालियन में पलटनों बटी होती थी। लोहवा, बधान, सलाण। आपसे पूछ ले लोहवा, बधान, सलाण क्या होता था, तो आप कहेंगे सेना की टुकड़ियां होती थी। किस भाषा का प्रयोग करते थे टिहरी राजा? गढ़वाली भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक होगी भैजी बात?
चलिए, गढ़वाल में मुगल चित्रकला शैली शुरू हुई। किसने शुरू की? श्यामदास और उनके पुत्र केहरदास ने शुरू की। बिल्कुल ठीक बात है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, केहरदास के बाद आएगा कौन? आप बताइए। श्यामदास, श्यामदास के बाद केहरदास, केहरदास के बाद आएगा हीरालाल। किताबों में हीरालाल को गढ़वाल शैली का जनक माना गया है। हीरालाल के बाद आएगा मंगत, और मंगत के बाद आएगा मोलाराम। मोलाराम को हम पढ़ेंगे ही आगे, आधुनिक भारत में सारे चित्र इनके पढ़ते हैं। तो ये 5 का आप क्रम याद कर लीजिएगा। श्यामदास, उसका लड़का केहरदास, केहरदास के बाद हीरालाल। आपसे पूछे गढ़वाल शैली का जनक, तो आप हीरालाल लगा के भाग जाइएगा। गढ़वाल शैली का जनक आप इसलिए बोलेंगे क्योंकि श्यामदास और केहरदास मुगल शैली के हैं, अभी गढ़वाली पुट कम है। जैसे ही आगे आगे चित्रकला विकसित होगी तो पहाड़ी क्षेत्रीय प्रभाव दिखने लगा चित्रकला में, और उसे गढ़वाल चित्र शैली बोलेंगे और हीरालाल को जनक मानेंगे। फिर मंगतराम और फिर मोलाराम। मोलाराम के उस्ताद का नाम क्या था? राम सिंह था। देखिए, इनके पिताजी का नाम भी लिखा था, मैं फालतू के क्वेश्चनों में नहीं पढ़ा। मोलाराम के उस्ताद राम सिंह है, बस इतना ही लिखा, बहुत है। कोली जाति, कह रहा हरिजन जाति की उत्पत्ति कोली माँ और राजपूत पिता से हुई। कई बार इस तरह के उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मेरे हिसाब से ऐसे पूछने नहीं चाहिए, लेकिन पूछने तो आप बता दीजिएगा। माँ तो कोली थी और राजपूत पिता थे। भिलंग घाटी को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला परमार शासक जगतपाल है। कुछ गाइड बुकों में उल्टे सीधे क्वेश्चन होते हैं, अब पेपर में डाल देते हैं, तो मैंने भी ना चाहते हुए भी मैंने लिख दिए हैं, आपके काम आ जाए, आपका नुकसान ना हो, इसलिए लिख दिए। कभी झूका तो क्वेश्चन उठा के फेंके तो आप सीधा टिक मार के भाग लेना, पीछे पलट के मत देखना पेपर में। तो भिलंग घाटी को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला परमार शासक जगतपाल है। जगतपाल पहला पवार शासक था जिसका ताम्रलेख कहाँ मिलता है? रघुनाथ मंदिर में मिलता है। चलिए, हम दोनों याद कर लेंगे, पेपर पास तो करना ही है ना, तो कुछ चीजें तो रट के भी काम करना चलेगा। चलिए, उसके बाद एक अनंतपाल है। अनंतपाल का मंदाकिनी नदी घाटी में धारशिला गांव में शिलालेख मिला है। तो हम देख लेते हैं भाई साहब, जगतपाल का तो रघुनाथ मंदिर मिला ताम्रलेख, और एक अनंतपाल है, अनंतपाल का धारशिला गांव में मिला है। 2 बात हो गई। और जगतपाल ने भिलंग घाटी को अपनी पहली बार राजधानी बनाया था। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। देखिए, टिहरी में भूमि बंदोबस्त हुए, अलग चैप्टर भी है, पढ़ेंगे। हम यहाँ पे सन याद कर लेते हैं पहले तो। 1823, 1860, 1873, 1903 और 1924। अगर आपको सारे राजा याद हैं तो आपका काल हो जाएगा। सुदर्शन शाह का काल क्या था? मैं आपको बता देता हूँ, 1815 से 59 था, तो सुदर्शन शाह के समय हुआ। फिर 59 से 71 तक भवानी शाह का था, तो दूसरा इनके समय हो जाएगा, ठीक है। और 71 से 86 तक प्रताप शाह का, तो इनके समय हो जाएगा। फिर 86 के बाद कीर्ति शाह का ही है, 1892 थे 1913 तक, तो ये हो जाएगा, इनकी माता शासन करेगी, ठीक है। तो कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह 1913 से 1946, तो आपका 5वां भूमि बंदोबस्त हो जाएगा। तो आपको राजाओं के काल याद होंगे तो भूमि बंदोबस्त अपने आप याद हो जाएंगे। 1823, 1860, 1873, 1903 और 1924 याद कर लीजिएगा, काल याद कर लीजिएगा, राजा अपने आप याद हो जाएंगे। चलूं मैं आगे। कह रहा गढ़वाल राजा की वंशावली हस्तलिखित पांडुलिपि है जिस कवि देवराज ने लिखी है, ठीक बात है। तो आपसे पूछे गढ़वाल राजा की वंशावली जो हस्तलिखित है वो किसने लिखी पांडुलिपि? वो कवि देवराज ने लिखी है, ठीक होगी बात। छरोली प्रथा क्या होती थी? अरे छिछोरा गर्दी करते होली के अवसर पर, उत्पात मचाते थे, मस्ती करते थे, उसे छिरोली प्रथा कहते हैं। चलिए, कह रहा है गढ़वाल स्थित आदिबद्री की शैली, आदिबद्री मंदिर है, गुजरात शैली और राजस्थान के सोलंकी मंदिरों की शैली से मिलती है, मैच करती है। उसके बाद उर्वरता के आधार पर गढ़वाल में भूमि को 5 भागों में बांटा गया, अब्बल, दम, सोम, चाहर और सुखवासी। देखिए, जब हम गोरखे पढ़ेंगे ना तो वहां पर ज्यादा इसका प्रयोग होगा, तो आप इसलिए ज्यादा इसे यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं, गोरखों में याद करेंगे। याद भी कर लीजिए तो गोरखों में हम इसे दोबारा पढ़ेंगे। अब्बल, दम, सोम, चाहर, सुखवासी, ये क्या है? ये जमीन का वर्गीकरण किया गया उत्पादकता के आधार पर, ठीक होगी। चलिए नेक्स्ट, अब इन्हें भी जाने। मैंने कहा था कि पिछली वीडियो में मैंने कुछ अगर डाउट छोड़े होंगे तो मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप उनके साथ मिला करके पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। कह रहा भरत कवि ने पुस्तक लिखी है एक मानुदय, उसमें अजय पाल की तुलना कृष्ण, भीम, इंद्र, कुबेर और भीम से की है, ठीक है। एक तथ्य है कुछ और कुछ डाउट थे जो क्लियर कर रहा हूं मैं। एक जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिक्स होंगे, है ना, ब्रिक्स हैं ये, बैन ये व है, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी, अपनी किताब गोरखा द कनकठा योगीज, ठीक हो गई बात। 2 क्वेश्चन हो गए। इन्होंने अजय पाल का बारे में बताया कि अजय पाल गोरखा संप्रदाय के एक पंथ का संस्थापक भी था। देखिए, आप जानते हैं नाथ संप्रदाय, गोरखनाथ संप्रदाय एक ही बात है, उनके 84 सिद्ध हैं। एक और पेपर में हिंदी में वो क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ये कह रहा एक पंथ का संस्थापक था, किसने कहा? जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिक्स ने कहा है। सहजपाल ने रघुनाथ मंदिर में घंटी चढ़ाई, हमने पीछे पढ़ लिया।
भक्त दर्शन के अनुसार, भक्त दर्शन देखिए क्या कहा है, कह रहे हैं कि बलभद्र पाल को शाह की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। अब मैंने आपको पीछे ही कहा था, मैंने कहा था पेपर परीक्षा पेपर बनाने वाले ने पहले किसे माना है, ये मानते रहते हैं कि भाई साहब बहलोल लोधी ने दी, लेकिन भक्त दर्शन ने कहा भाई साहब ये औरंगजेब ने दी, क्योंकि काल मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, गर्भंजन किसे कहते हैं, मैंने आपको कहा था गर्भंजक और गर्भंजन है, तो महिपति शाह जो राजा हैं उन्हें तो कहते हैं गर्भंजन, और जो क्या नाम है आपके सेनापति थे माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी को गर्भंजक कहते हैं। ठीक बात है, क्या कहते हैं, गर्भभंजक कहते हैं। अभी आएंगे ये तो वहां पे डिस्कस कर लूंगा, मैंने इसलिए पीछे छोड़ दिया था, मैंने कहा था एक बार ही सारे डाउट क्लियर करूंगा। महिपति शाह आ गए यानी कि गर्भंजन आ गए, इन्होंने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किए, याद रखिएगा 3 बार आक्रमण किए इन्होंने। चलिए, एंड्राडे आप जानते हैं, हमने पढ़ा था 1624 में एंटोनी द अंदादरे आए थे, पहला जेसुइट पादरी मिशन, वही एंड्राडे है ये 1625 में दोबारा नेपाल से तिब्बत गया था, तो गढ़वाल से होके गए थे, तो गढ़वाल के राजा ने इनके साथ में पुणे बदतमीजी की थी, अत्याचार किया था। मैंने आपको बताया 1624 में श्याम शाह के समय बदतमीजी हुई थी, कुछ ऐसा बताया था। देखिए किताब में उस पर भी डाउट घेर रखा है, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने समय सकाल लिख दिया, और मैं दोबारा उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं कि 1625 में एंड्राडे दोबारा गए थे उत्तराखंड से होते हुए तिब्बत, इसके साथ दोबारा बदतमीजी की थी गढ़वाल नरेश ने। आपको पता है जबकि औरंगजेब से सिफारिश लगवा के लाया था, इस बात पे औरंगजेब के साथ संबंध खराब हो जाएंगे श्याम शाह के, तभी तो औरंगजेब का नवाजत खान 1636 में आक्रमण करेगा। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब की बात नहीं सुनी जाएगी, सम्मान नहीं किया जाएगा, तो आप उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलता हूं मैं, कह रहा एजबेडो नामक यात्री 1631 में, जब महिपति शाह की 1630-31 में मृत्यु हो गई थी, कहीं 35 लिखा है कहीं 31 लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगा तो मैं आपके लिए उठा लाया। एजबेडो नामक एक यात्री है जो यहाँ से जा रहा होगा तिब्बत, ये लोग तिब्बत जाते थे ऊन का व्यापार करने, तो यहाँ से यात्री हैं सारे घूम रहे हैं, तो महिपति शाह की अंत्येष्टि हो रही होगी श्रीनगर में। उस समय कौन सा यात्री मौजूद था, तो आप कहेंगे एजबेडो था, इसने अपना वर्णन दिया, मेरे सामने श्रीनगर में अंत्येष्टि हुई है। एंड्राडे अभी हमने पढ़ा, ये वाला एंड्राडे अकेला नहीं था, इसके साथ में मार्कविस भी था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसने शॉपरोंग में चर्च की नींव डाली। अब मैंने आपको पीछे लिखवा दिया था श्रीनगर में शॉपरोंग में, वो गलत है, तिब्बत में है शॉपरोंग, तो आप ठीक कर लीजिएगा उस फैक्ट को। मैंने जो गलती करी वो मैंने सुधार दी, एक आधी किताब में गलत भी लिखा हुआ है तो मैंने उसे डिटेल से चेक करा तो मैं उसे सुधार दिया है। तिब्बत के शॉपरोंग में 11 अप्रैल 1626 को एंड्राडे और मार्कविस जाएंगे और शॉपरोंग में चर्च की स्थापना करेंगे। श्रीनगर गलत पाया गया। ठीक है, फैक्ट चेक किया हमने, ठीक होगी बात। चलिए, छोटा चीन का युद्ध 1640 में आपको बता देता हूं। देखिए, महिपति शाह तो पहले ही मर गए थे, तो रानी नागकटी की रानी गद्दी पर बैठ गई थी, यानी कर्णावती का बच्चा लड़का यानी पृथ्वीपति शाह छोटा था, हमने पीछे बात करी। तो माधो सिंह भंडारी जरूर रहेंगे इनके समय, और माधो सिंह भंडारी छोटा चीन का युद्ध लड़ेंगे और इसी में वो शहीद हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन है माधो सिंह भंडारी? गर्भभंजक हैं, और जबकि महिपति शाह क्या थे? गर्भभंजन थे। ठीक है, दोनों को डिस्कस कर दिया। किसी ने कमेंट भी कर रखा था, अच्छी बात है। देखिए, जो गलती होती है मैं उसको देखता हूं, कई बार मेरे से मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसे बार बार देखने के बाद ही उसे सुधारता हूं। ठीक है, जैसा समय होता है उसी हिसाब से मैं सुधार पाता हूं। चलिए, देखिए 1636 में मुगल सेना पराजित हो गई थी। हमने कहा था नवाजत खां को रानी कर्णावती और माधो सिंह भंडारी ने मिलकर पराजित किया था। उसके बाद बदला लेने के लिए 1655 में मुगलों ने खलीतुल्ला को दोबारा भेजा था। देखिए, दोबारा भेजे गढ़वाल पर आक्रमण के खलीतुल्ला ने, और आप देखिए इसमें अकेले नहीं आया, मुगलों ने सिरमौर के राजा मंधाता प्रकाश से भी संधि करी और कुमाऊं के शासक बाज बहादुर से भी संधि करी, और इन्होंने दून घाटी विजय कर ली। अब आप यहां पर याद रखिएगा 1655 में कौन है शासक, आपको याद रखना चाहिए, आपको काल पता होना चाहिए। 1640 से 1664 तक पृथ्वीपति शाह है, तो पृथ्वी समय की मां के समय तो नवाजत खान ने आक्रमण किया था और बेटे के समय खलीतुल्ला ने आक्रमण किया है। मैंने क्लियर कर दी चीज आपको। चलिए नेक्स्ट, कह रहा फतेह शाह के पुत्र प्रदीप शाह ने, मैंने आपको कहा था गुरु राम राय को जमीन दी थी, तो फतेह शाह के पुत्र प्रदीप शाह ने, इनका भी काल में डाउट है, लेकिन किताबों में दोनों जगह दे रखा है, क्योंकि गुरु राम राय जी की तो इंतकाल 1685 में ही हो गया था, तो प्रदीप शाह का तो काल बैठता ही नहीं, लेकिन किताबों वालों ने लिखा है, तो संभवतः गुरु राम राय जी नहीं होंगे, उनकी वाइफ होंगी, है ना, या जो भी उनकी जगह गद्दी बैठा होगा। खैर, प्रदीप शाह ने भी 4 गांव दान दिए थे, मैं उस पर याद करता हूं, छाया वाला, भोजन वाला, पंडितवारी और घाट वाला भेंट किए थे, हमें याद कर लेना चाहिए। प्रदीप शाह ने कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण के समय 3 लाख रुपए दिए थे, बिल्कुल ठीक बात है। आप जानते हैं कुमाऊं पर रोहिला का आक्रमण हुआ प्रदीप शाह के समय। प्रदीप शाह का काल क्या है? 1717 से 1772 है मेरे ख्याल से, ठीक बात है। तो रोहिला ने आक्रमण किया था, तो प्रदीप शाह ने
कुमाऊं के साथ दोस्ती निभाते हुए और 3 लाख रुपए दिए थे। जब मैं आपको कुमाऊं के चंद पढ़ाऊंगा तो वहीं पे डिस्कस करूंगा चंद राजा कौन था। प्रदीप शाह ने 3 लाख रुपए देकर रोहिलाओं को टाल दिया था। फिर प्रदीप शाह के समय खुद रोहिला सेनापति ने आक्रमण कर दिया, दून घाटी में जीत ली थी। कौन था? नजीब खां था, याद रखिएगा, है ना, प्रदीप शाह के समय। 1775 व 78 में ललित शाह शासक आ जाएगा। ललित शाह का काल क्या था? 1772 से 80 था, आपको याद होगा। तो इसके समय सिखों ने दून पर आक्रमण किए थे। कौन? किस? 75 और 78 में 2 बार दून पर सिखों के आक्रमण हुए हैं। आप देख लीजिए। प्रद्युमन शाह जब कुमाऊं की गद्दी पर बैठा, आप जानते हैं ललित शाह ने अपने बेटे को 1779 में हमने पढ़ा था, बगवाली पोखर का युद्ध था, कौन सा युद्ध था, उसमें प्रद्युमन शाह को गद्दी पर बिठा दिया था। जब ललित शाह लौटते हुए दुलंदी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाएगी, हम मलेरिया से हमने पढ़ा था। तो प्रद्युमन शाह जब वहां गद्दी पर बैठा, तो प्रद्युमन शाह जब कुमाऊं की गद्दी पर बैठा ना, उसने अपने आप को पता है क्या कहा था? उसने कहा था दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित कर प्रद्युमन चंद के नाम से गद्दी पर बैठा था। आप देख रहे हैं, इसने चंद भी लगाया और कहा कि मैं दीपचंद का दत्तक पुत्र के नाम से गद्दी पर बैठ रहा हूं। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है। जब मैं दीपचंद पढ़ाऊंगा कुमाऊं के चंद में, तो आपसे वहां क्वेश्चन भी पुटअप करूंगा कि भाई साहब कौन था गढ़वाल का शासक जो कुमाऊं का दत्तक पुत्र बन के गद्दी पर बैठ गया था? वो था प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन चंद के नाम से गद्दी बैठा। किसका दत्तक पुत्र बन रहा है? दीपचंद का दत्तक पुत्र बन के बैठ रहा है। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। ललित शाह के 4 बेटे थे, देख लीजिए। जयकरत शाह, जयकरत गलत लिखा हुआ, रिरी आती है। प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। ठीक है, याद रखिएगा, 4 पुत्र हैं। जयकरत शाह गढ़वाल की गद्दी हथियाने के लिए तथा प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी से हटाने के लिए मोहन सिंह की सहायता करेगा। मोहन सिंह चंदों के यहाँ पर जब डिस्प्यूट चलेगा गद्दी के लिए, तो मोहन सिंह वहां का शासक होगा, वहां का साधारण व्यक्ति होगा जो गद्दी पर कब्जा करेगा। तो देखिए, जयकर शाह जो कि ललित शाह का है, अपने भाई के विरुद्ध मोहन शाह का साथ दे रहा है, मोहन सिंह का, याद रखिएगा। जयकर शाह के समय सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति कृपाराम डोभाल होगा। ठीक बात है। और चलिए, ठाकुर घमंड सिंह डोभाल की हत्या कर देगा। जयकर शाह का जो काल है वो हम पढ़ेंगे। इसका काल होगा 1780 से 1784 के आसपास तक, है ना। पीछे पढ़ा हमने जयकर शाह, आप देख लीजिएगा। ललित शाह के बाद जयकर शाह गद्दी पर कब्जा कर लेगा। तो इसके समय कृपाराम डोभाल जो है सारी जगह पे कब्जा कर लेगा, लेकिन बाद में सबसे खराब आदमी होगा कृपाराम डोभाल। आप याद रखिएगा। तो मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है कि जयकर शाह का समकालीन शक्तिशाली व्यक्ति कृपाराम डोभाल था, बाद में ठाकुर घमंड सिंह डोभाल की हत्या कर देगा। जयकर शाह के समय संपूर्ण गढ़वाल में आतंक का राज्य कायम हो गया था। ठीक बात है, याद रखिएगा। 1786 में मोहनचंद पाली गांव के युद्ध में, देखिए जब मैं आपको बताता हूं, जब जयकर शाह के बाद प्रद्युमन शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठ जाएगा और अपनी तरफ से हर्षदेव ओली को कुमाऊं का शासक बना के आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो वहां पे मोहनचंद दोबारा पाली गांव के युद्ध में हर्षदेव जोशी को पराजित कर देगा और हर्षदेव जोशी और कुमाऊं की गद्दी पर मोहनचंद का अधिकार हो जाएगा। और हर्षदेव जोशी भाग करके गढ़वाल में प्रद्युमन शाह के पास आएगा और कहेगा हेल्प करो। ठीक है, ये चंदों में हम डिस्कस भी करेंगे आराम से। उसके बाद 1788 में हर्षदेव जोशी अब दोबारा जाएगा सेना लेकर के। अभी देखिए, हर्षदेव जोशी 86 में हार कर आ रहा है, फिर प्रद्युमन शाह की सहायता से 88 में दोबारा जा रहा है। अब ये मोहनचंद और लाल सिंह दोनों को पराजित करके मार देगा और गद्दी पर कब्जा कर लेगा और अपनी तरफ से शिव सिंह रोतेला को गद्दी पर बिठाएगा। तो कुमाऊं पर भी गढ़वाल का अधिकार हो गया और वहां पर हर्षदेव जोशी प्रधानमंत्री बन गया और शिव सिंह को गद्दी पर बिठा देगा। पराक्रम शाह, मैंने अभी बताया ना आपको, देखिए जयकर शाह के बाद पराक्रम शाह है ना। तो आप देख लीजिए, पराक्रम शाह के बारे में मोलाराम ने क्या कहा, गढ़ गीता संग्राम में का निकृष्ट शासक बताया पराक्रम शाह को। ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं पराक्रम शाह को निकृष्ट शासक किसने बताया? पराक्रम शाह को निकृष्ट शासक मोलाराम बताएगा। हमने भी बताया था। देखिए आप, प्रद्युमन ललित शाह के जयकर शाह के बारे में हमने पढ़ दिया। फिर प्रद्युमन शाह और प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह। इस पराक्रम शाह की बात कर रहा हूं, किसकी मोलाराम आलोचना कर रहा है, निकृष्ट शासक बता रहा है। तो ये गढ़गीता संग्राम में पराक्रम शाह ललित शाह के पुत्र को खराब बता रहा है। अब पराक्रम शाह तो खराब हो ही गया है और जयकर शाह ने अपने भाई के विरुद्ध काम किया है, तो दोनों के दोनों खराब थे, है ना। चलिए अब आगे देख लीजिए। 1795 में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसे 91 बावनी कहते हैं। 95 का अकाल है। बावनी का अर्थ ही दुर्भिक्ष होता है। वहां पीछे 91 92 लिखा था, तो आप इसे 95 कर लीजिएगा। मैंने सुधार दिया है जो गलती हो रही थी।
चलिए, अब खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ, हमने पढ़ा, आगे गोरखे जीते थे तो उसे भी हम पढ़ेंगे। तो खुड़बुड़ा के युद्ध में देखिए, लंढोरा के राजा, हमारे यहाँ लंढोरा रियासत है ना, और गुज्जर राजा थे जिनका नाम था राय दयाल सिंह, इन्होंने प्रद्युमन शाह की सहायता की थी टिहरी के नरेशों की। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है, जो ये टिहरी की रियासत है ना, ये भी गुर्जर ही है। अगर इनकी वंशावली आप पढ़ेंगे तो ये गुर्जर शासक ही हैं, ठीक बात है। तो आप जानते हैं लंढोरा से हमारे विधायक भी हैं। तो ये इन्हीं के परिवार के गुज्जर राय दयाल सिंह जी ने खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखों के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? प्रद्युमन शाह की सहायता की थी। ठीक है, यहाँ पर मेरा वीडियो खत्म हो गया और मेरी टिहरी रियासत पूरी हो गई। मेरे ख्याल से लगभग सभी क्वेश्चनों को मैंने कवर करने की कोशिश की है। कुछ छूट गया होगा तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।